दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द एम्पायर नाम की इस मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया, एक जैसे टीज़र आप उसे बोल सकते हो। इसी के बाद अभी न्यू फाइनल टीज़र इसका एक जैसे ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है हमें 2024 में देखने को मिलने वाली है और ये बहुत ही बड़े स्केल पर इसे शूट किया गया है, जैसा कि पिछले पार्टों को शूट किया गया था। और ये हमें 29 मार्च को देखने को मिलने वाली है नज़दीकी सिनेमाघरों में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी का इंतज़ार खत्म होने वाला है, तो आज हम इसी मूवी के ऊपर सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग से रिलेटेड जितनी भी डिटेल मुझसे बन पाएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बारे में जानना चालू करते हैं। गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर एक आगामी अमेरिकी मॉन्स्टर फिल्म है जिसका निर्देशन एडम विंगड ने किया है। लेजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित, ये गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स में 5वीं फिल्म है। ये गॉडजिला फ्रेंचाइजी की 38वीं फिल्म, किंग कांग फ्रेंचाइजी की 13वीं फिल्म और पूरी तरह से एक अमेरिकी फिल्म स्टूडियो द्वारा निर्मित 5वीं गॉडजिला फिल्म है। ए फिल्म में रेबेका हॉल, ब्रायन टायरी हेनरी, डैन स्टीवंस, कायल होटल, एलेक्स फंस और फाला चेन हैं। हॉल, हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म की अपनी भूमिकाएं दोहराईं। फिल्म में गॉडजिला और कोंग को एक अनदेखे खतरे के खिलाफ एकजुट होना होगा जो खोखली पृथ्वी और सतह के लिए खतरा है। कोविड-19 महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के कारण लीजेंडरी ने मार्च 2022 में एक सीक्वल की घोषणा की और फिल्मांकन वर्ष के अंत में शुरू होगा। मई 2022 में ये घोषणा की गई कि विंगड निर्देशन में लौटेंगे और स्टीवंस को मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया है। फिल्मांकन जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड में शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 27 मार्च 2024 को और संयुक्त राज्य अमेरिका में 29 मार्च को रिलीज होने वाली है। परिसर: यह नवीनतम प्रविष्टि एक नए सिनेमाई रोमांच के साथ गॉडजिला बनाम कांग के विस्फोटक प्रदर्शन का अनुसरण करती है, जो शक्तिशाली कोंग और डरावने गॉडजिला को हमारी दुनिया के भीतर छिपे एक विशाल अनदेखे खतरे के खिलाफ खड़ा करती है, जो उनके और हमारे अस्तित्व को चुनौती देती है। महाकाव्य नई फिल्म इन टाइटन्स के इतिहास, उनकी उत्पत्ति और स्कल द्वीप और उससे आगे के रहस्यों को गहराई से उजागर करेगी, साथ ही उस पौराणिक लड़ाई को भी उजागर करेगी जिसने इन असाधारण प्राणियों को बनाने में मदद की और उन्हें हमेशा के लिए मानव जाति से बांध दिया। लेजेंडरी और वार्नर ब्रदर्स 4 कास्ट करें: रेबेका हॉल डॉक्टर इलीन एंड्रूज के रूप में, बनी हेस के रूप में ब्रायन टायरी हेनरी, ट्रैपर के रूप में डैन स्टीवंस 5, जिया के रूप में कायली होटल, एलेक्स फंस, फला चेन, राहेल हाउस। उत्पादन, विकास: मार्च 2019 में निर्माता एलेक्स गाजिया ने कहा कि लेजेंडरी पिक्चर्स को उम्मीद है कि अगर वे सफल होती हैं तो वे और अधिक मॉन्स्टरवर्स फिल्मों का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा, यह एक समय में एक ईंट है, प्रत्येक टुकड़े को जितना हो सके उतना अच्छा होना चाहिए, इसलिए अभी यह सब केंद्रित है इस पर। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 और गॉडजिला बनाम कांग 2021। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर फिल्में वास्तव में अच्छी बनती हैं तो यही उम्मीद है। 6 फरवरी 2021 में विंगड ने मॉन्स्टरवर्स के भविष्य पर टिप्पणी की। मुझे पता है कि हम भविष्य की फिल्मों के साथ संभावित रूप से कहां जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मॉन्स्टरवर्स को कुछ हद तक गॉडजिला बनाम कोंग की ओर ले जाने के लिए बनाया गया था। साथ उन्होंने कहा कि मॉन्स्टरवर्स एक चौराहे पर है। ये वास्तव में उस बिंदु पर है जहां दर्शकों को आगे बढ़ना होगा और इनमें से अधिक चीजों के लिए वोट करना होगा। यदि यह फिल्म सफल होती है तो जाहिर तौर पर वे आगे बढ़ना जारी रखेंगे। 8 गॉडजिला बनाम कांग 24 मार्च 2021 को रिलीज हुई और कोविड-19 महामारी के दौरान बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग हिट बन गई। 9 फिल्म ने $330 मिलियन के ब्रेक इवन पॉइंट के मुकाबले दुनिया भर में $470 मिलियन की कमाई की, 9, 10 और 2021 की सबसे अधिक पायरेटेड फिल्म बन गई। 4 अप्रैल 2021 को लीजेंडरी के सीईओ जोश ग्रोड ने क्षमता पर टिप्पणी की। सीक्वेल: हमारे पास और अधिक फिल्मों के लिए कई विचार हैं। 12 उसी दिन #continue the monsterverse ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, जिसे लेजेंडरी ने स्वीकार किया और कोंग स्कल आइलैंड 2017 के निदेशक जॉर्डन वोट रॉबर्ट्स से समर्थन प्राप्त किया।
13, 14, 27 अप्रैल 2021 को हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि लेजेंडरी संभावित रूप से निर्देशन में लौटने के लिए विंगेट के साथ बातचीत करते हुए श्रृंखला को एक या अधिक किश्तों में विस्तारित करने के लिए चुपचाप कदम उठा रहे थे। विभिन्न विचारों पर विचार किया गया, जिसमें सन ऑफ कोंग एक संभावित शीर्षक था। 15 अगस्त 2021 में मॉन्स्टरवर्स लेखक मैक्स बोरेनस्टीन ने कहा कि गॉडजिला बनाम कांग की सफलता के कारण कुछ नई दिलचस्प किश्तें आएंगी। 16, 20 मार्च 2022 को ये घोषणा की गई थी कि गॉडजिला बनाम कांग की अगली कड़ी की शूटिंग वर्ष के अंत में गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड और दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड के अन्य स्थानों में शुरू होने वाली थी। 17 मई 2022 में ये घोषणा की गई कि विंगार्ड निर्देशन में लौटेंगे और डैन स्टीवंस को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। विंगार्ड और स्टीवंस ने पहले द गेस्ट 2014 में एक साथ काम किया था। 18 मई 2022 में प्रोडक्शन वीकली ने बताया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक ओरिजिन्स था। 19-30 जून 2022 को ये पता चला कि मैरी पे रैंट, एलेक्स गाजिया, एरिक मैकलियोड, ब्रान रोजर्स, थॉमस टुल और जॉन जशनी निर्माण के लिए लौटेंगे। 2021 जुलाई 2022 को टोहो ने पुष्टि की कि फिल्म में गॉडजिला होगा। 22 प्री प्रोडक्शन। अगस्त 2022 में वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और लेजेंडरी ने एक नए सारांश की घोषणा की और कहा कि रेबेका हॉल, ब्रान टायरी हेनरी और काइली होटल गॉडजिला बनाम कांग से अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे, जबकि फला चैन, एलेक्स फंस और राचेल हाउस भी कलाकारों में शामिल होंगे। ये भी पता चला कि विंगर्ड एक बार फिर प्रोडक्शन डिजाइनर टॉम हैमॉक, संपादक जोश शेफर, संगीतकार टॉम होल्किनबोर्ग के साथ सहयोग करेंगे और टेरी रोसियो, जेरेमी स्लेटर और विंगर्ड के लगातार सहयोगी साइमन बैरेट के साथ स्क्रिप्ट लिखने के लिए लौट आए थे। 4/21 अंततः रोसियो, बैरेट और स्लेटर को स्क्रीनप्ले बाय क्रेडिट प्राप्त हुआ, जबकि रोसियो, विंगार्ड और बैरेट को स्टोरी बाय क्रेडिट प्राप्त हुआ। माइकल डफर्टी और जैक शील्ड्स दोनों ने गॉडजिला, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और गॉडजिला बनाम कांग का सह लेखन किया। उन्होंने जेम्स एशक्रॉफ्ट, एली कैंट और निकोल पर्लमैन के साथ ऑफ स्क्रीन अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री क्रेडिट साझा किया। 23-24 फिल्मांकन। प्रधान फोटोग्राफी 29 जुलाई 2022 को गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड में शुरू हुई। 25 उत्पादन की शुरुआत में बेन सैरसिन की फोटोग्राफी के निदेशक के रूप में वापसी की पुष्टि हुई थी। 26 नवंबर 2022 में ये बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में फिल्मांकन समाप्त हो गया था और क्रू गियर ने उस समय फिल्म के संभावित शीर्षक गॉडजिला और कोंग का खुलासा किया था। 27 संगीत। अगस्त 2022 में गॉडजिला बनाम कांग के लिए ऐसा करने के बाद टॉम होल्किनबोर्ग को फिल्म का स्कोर तैयार करने के लिए लौटने की घोषणा की गई थी। 28 दिसंबर 2023 में ये घोषणा की गई थी कि एंटोनियो डी इयोरियो होल्किनबोर्ग के साथ मिलकर स्कोर तैयार करेंगे। 29 रिलीज। मार्केटिंग। आइकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है, आप इसे जोड़कर मदद कर सकते हैं। फरवरी 2024। मार्केटिंग अभियान अप्रैल 2023 में शुरू हुआ जब लीजेंडरी ने फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का अनावरण करते हुए एक टीजर जारी किया। 30 बाद में सितंबर में एक संभावित टीम अप को चिढ़ाने वाला एक बैनर न्यूयॉर्क में उत्तरी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेले में प्रदर्शित किया गया था। 31 नवंबर में लेजेंडरी ने खुलासा किया कि विंगर्ड और कलाकार अगले महीने CCXP के एक पैनल में भाग लेंगे। 32 दिसंबर में वॉर्नर ब्रदर्स ने CCXP पर फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर जारी किया और इसके तुरंत बाद इसे ऑनलाइन जारी किया गया। फरवरी 2024 में दूसरा ट्रेलर आया। 33-34 नाट्यशास्त्रीय। ये फिल्म 27 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली है। 35 इसके बाद इसे 29 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाएगा। 36 पहले ये 15 मार्च और 12 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली थी। 2037 टोहो 26 अप्रैल 2024 को जापान में फिल्म रिलीज करेगा। 38 नोट्स। गॉडजिला, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। किंग कांग बनाम गॉडजिला और द रिटर्न ऑफ गॉडजिला 1985 की अमेरिकी रिलीज में स्वतंत्र हॉलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित अतिरिक्त फुटेज शामिल थे। फुटेज में पश्चिमी कलाकार थे और अमेरिकी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इसे मूल जापानी फुटेज के साथ मिला दिया गया। एक इन्वेजन ऑफ एस्ट्रो मॉन्स्टर एक जापानी स्टूडियो टोहो और एक अमेरिकी स्टूडियो UPA पहली गॉडजिला फिल्म थी।
2-3 पूरी तरह से हॉलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित पहली गॉडजिला फिल्म ट्राइस्टार की गॉडजिला 1998 थी। एडम व गर्ड WNRD विंगार्ड 1-2 जन्म 3 दिसंबर 1982 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने कई अमेरिकी फिल्मों में फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, संपादक, छायाकार, अभिनेता और संगीतकार के रूप में काम किया है। 3-4 मम्बलकोर आंदोलन के सदस्य के रूप में शुरुआती करियर के बाद वो हॉरर और एक्शन शैलियों में अपने काम के लिए उल्लेखनीय हो गए, विशेष रूप से फिल्में यू आर नेक्स्ट 2011 और द गेस्ट 2014 और बड़े बजट की फ्रेंचाइजी फिल्में ब्लेयर विच 2016, डेथ नोट 2017 और गॉडजिला बनाम कांग 2021 और इसका सीक्वल गॉडजिला एक्स कांग द न्यू एम्पायर 2024। जीवन और करियर। विंगड का जन्म ओक रिज, टेनेसी में हुआ था और उन्होंने 2002 में फुल सेल यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी पहली फीचर हॉरर कॉमेडी होम सिक, जिसमें बिल मोस्ले और टिफनी शेपिस ने अभिनय किया था। उनकी दूसरी फीचर साइकोट्रोपिक भूत कहानी हॉरर फिल्म पॉप की ओर एक कदम था। खोपड़ी $2000 के कुल बजट पर बनी पॉप स्कल का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर रोम फिल्म फेस्टिवल में और इसका घरेलू प्रीमियर 2007 में AFI फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। ए हॉरिबल वे टू डाई 2010 और व्हाट फन वी वेयर हैविंग 2011 इसके बाद आए। रोमांटिक हॉरर फिल्म ए हॉरिबल वे टू डाई का प्रीमियर 2010 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वैंगार्ड सेक्शन में हुआ था और इसे उत्तरी अमेरिकी नाटकीय और होम मीडिया रिलीज के लिए फेस्टिवल में स्टार्स एंकर बे द्वारा अधिग्रहित किया गया था। हम क्या मजा कर रहे थे डेट रेप के बारे में 4 कहानियां एक 4 भाग का संकलन है जिसका प्रीमियर कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2011 फैंटास्टिया फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां विंगार्ड को अपने साइड बार सेक्शन के साथ फेस्टिवल द्वारा सम्मानित किया गया था। मेडिकेटेड मॉन्स्टर्स। ए स्पॉटलाइट फिल्म निर्माता एडम विंगड पर 2011 में विंगड ने अभिनेता और फिल्म निर्माता जो स्वानबर्ग के साथ ऑटोएरोटिक का सह निर्देशन किया। उन्हें ड्राफ्ट हाउस फिल्म्स और मैग्नेट के लिए 26 अध्याय की हॉरर कॉमेडी एंथोलॉजी द ABC ऑफ डेथ के एक अध्याय का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। एक एकल निर्देशन प्रयास यू आर नेक्स्ट एक घरेलू आक्रमण स्लेशर का प्रीमियर 2011 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस अनुभाग के हिस्से के रूप में किया गया था। 5 फिल्म को लायंस गेट द्वारा अधिग्रहित किया गया था और अगस्त 2013 में इसे अनुकूल समीक्षा के साथ व्यापक रिलीज मिली। 2013 में विंगार्ड ने किंग कांग के 2005 के रीमेक के निर्देशक पीटर जैक्सन को प्रोजेक्ट की पेशकश की थी और वो फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि रखते थे, जिसका नाम स्कल आइलैंड था, जिसमें विंगड निर्देशक थे और साइमन बैरेट इसे लिख रहे थे। जैक्सन यू आर नेक्स्ट में विंगार्ड के काम से प्रभावित हुए थे और उन्होंने संभावित सीक्वल की जांच की थी। हालांकि यूनिवर्सल पिक्चर्स ने वॉर्नर ब्रदर्स को फिल्म अधिकार हासिल करने के कारण अधिकार छोड़ दिए, जिससे एक अप्रकाशित फिल्म की अगली कड़ी जटिल हो गई। 6 विंगड ने एक आधुनिक सीक्वल की पेशकश की, लेकिन अंततः प्रस्ताव पर कोई नतीजा नहीं निकला। 7 2014 में विंगड ने डैन स्टीवंस अभिनीत द गेस्ट का निर्देशन किया, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और फैंटास्टिक फेस्ट में हुआ, जिसे सितंबर के मध्य में व्यापक नाटकीय रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 8 विंगड ने साइमन बैरेट की पटकथा पर आधारित फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म ब्लेयर विच का निर्देशन किया। ये फिल्म 1999 की द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट की अगली कड़ी है और इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। 9 2015 में विंगड ने असुगुमी ओबा और ताकेशी ओबाटा की लोकप्रिय हॉरर क्राइम थ्रिलर मंगा श्रृंखला डेथ नोट के एक लाइव एक्शन अमेरिकी फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 10 नियो नोअर डार्क फैंटेसी हॉरर थ्रिलर को नेटफ्लिक्स पर 25 अगस्त 2017 को मिश्रित स्वागत के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें स्रोत सामग्री, जल्दबाजी वाले कथानक, उथले निष्पादन, लेखन और गति में बदलावों की संख्या को लेकर आलोचना की गई थी, जबकि प्रशंसा का उद्देश्य दृश्य शैली, निर्देशन, कलाकारों का प्रदर्शन, साउंड ट्रैक और हास्य की गहरी, कर्कश भावना के साथ साथ डेथ नोट मिथोस पर अद्वितीय और विशिष्ट प्रयास करना था। मिश्रित प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म को नेटफ्लिक्स के लिए इतनी बड़ी सफलता माना गया कि 2018 में ग्रेग रूसो ने इसकी पटकथा लिखी और इसका सीक्वल बनाया। 11 विंगार्ड निर्देशक के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं या नहीं, इस पर कोई शब्द नहीं दिया गया है।
मई 2017 में विंगेट को गॉडजिला बनाम कांग के लिए निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था, जो मार्च 2021 में रिलीज हुई थी। 12 फरवरी 2021 में ये घोषणा की गई थी कि विंगेट साइमन बैरेट के साथ फेस की अगली कड़ी का निर्देशन और सह लेखन करेंगे। बंद 13 मार्च 2021 में विंगेट को थंडरकैट्स के निदेशक के रूप में घोषित किया गया था। उन्होंने बैरेट के साथ इसका सह लेखन भी किया था। 14 मई 2021 में ये घोषणा की गई थी कि विंगेट रॉबर्ट किर्कमैन की कॉमिक हार्डकोर के रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। विंगार्ड विल सिमंस के साथ किर्कमैन की एक कहानी की पटकथा भी लिखेंगे। 15 अप्रैल 2021 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि लेजेंडरी मॉन्स्टरवर्स को एक या अधिक किस्तों में विस्तारित करने के लिए चुपचाप कदम उठा रहा था, जबकि विंगेट के साथ संभावित रूप से निर्देशन में लौटने के लिए बातचीत कर रहा था। विभिन्न विचारों पर विचार किया जा रहा था, जिसमें सन ऑफ कोंग एक संभावित शीर्षक था। 16 मई 2022 में ये बताया गया कि विंगेट गॉडजिला बनाम कांग की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए वापस आएंगे, जिसका शीर्षक गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर होगा। 17 पुरस्कार और नामांकन। विंगेट की फिल्म पॉप स्कल 181920 ने इंडियानापोलिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 21 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार और बोस्टन अंडरग्राउंड फिल्म फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार जीता। 22 विंगेट की ए हॉरिबल वे टू डाई ने ऑस्टिन, टेक्सास में 2010 के फैंटास्टिक फेस्ट में सर्वश्रेष्ठ पटकथा साइमन बैरेट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ए.जे. बोवेन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमी सैमेट्स का पुरस्कार जीता। 23 विंगेट की यू आर नेक्स्ट ने ऑस्टिन, टेक्सास में 2011 के फैंटास्टिक फेस्ट में सर्वश्रेष्ठ कच, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा साइमन बैरेट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शार्नी विंसन का पुरस्कार जीता। 24 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक डीओपी संपादक टिप्पणियां 2007 घर पर बीमार हाँ नहीं 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 पॉप खोपड़ी हाँ 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 निर्माता भी 2010 मरने का एक भयानक तरीका हाँ नहीं नहीं हाँ कैमरा ऑपरेटर और संगीत पर्यवेक्षक भी ब्लैकमेल करने वाले लड़के नहीं नहीं हाँ नहीं 2011 केटलिन स्वयं खेलती है नहीं नहीं हाँ नहीं जो स्वानबर्ग के साथ सह छायाकार स्वकामुख हाँ 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 जो स्वानबर्ग के साथ सह निर्देशन और क्रिस हिलेके के साथ सह छायाकार और कैमरा ऑपरेटर भी हम क्या मजा कर रहे थे डेट रेप के बारे में 4 कहानियां हाँ 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 करियर 2004 में स्टीवंस ने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत की जब पीटर हॉल ने उन्हें शेक्सपियर के एज यू लाइक इट के अपने टूरिंग प्रोडक्शन में ऑर्लैंडो के रूप में कास्ट किया। ये दौरा किंगस्टन अपॉन टेम्स में रोज थिएटर, न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन संगीत अकादमी, सैन फ्रांसिस्को में कुरिन थिएटर और लॉस एंजल्स में अहमानसन थिएटर में प्रोडक्शन को ले गया। उनके पहले प्रदर्शन से उन्हें ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख आलोचकों से शानदार समीक्षा मिली, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 और साथ ही 2004 इयान चार्ल्स न अवार्ड्स में सराहना भी मिली। 15 2006 में स्टीवंस ने एलन हॉलिंगहर्स्ट के मैन बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द लाइन ऑफ ब्यूटी के बीबीसी रूपांतरण में निक गेस्ट के रूप में अभिनय किया। 16 उस वर्ष बाद में उन्होंने लंदन के हैमाकेट थिएटर में नोएल कावर्ड द्वारा लिखित हे फीवर में पीटर बाउल्स और डेम जूडी डेंच के साथ साइमन ब्लिस की भूमिका निभाई। निर्देशक पीटर हॉल थे। उन्होंने बीबीसी के लिए ड्रैकुला के रूपांतरण में लॉर्ड होलमवुड के रूप में और बीबीसी एमी पुरस्कार विजेता फिल्म मैक्सवेल में बेसिल ब्रुक्स के रूप में भी अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें स्क्रीन इंटरनेशनल के 2006 स्टार्स ऑफ टुमारो में से एक नामित किया गया था। 17 2008 में स्टीवंस जेन ऑस्टन के उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी के बीबीसी रूपांतरण में एडवर्ड फेरर्स की भूमिका निभाते हुए और नोएल कावर्ड के द वॉटेक्स के वेस्ट एंड पुनरुद्धार में दिखाई दिए। जनवरी 2009 में वो नए साल के दिन ब्रिटेन में ITV1 पर अगाथा क्रिस्टी के मार्पल नेमेसिस में दिखाई दिए। 18 वो द टर्न ऑफ द स्क्रू के एक रूपांतरण में भी दिखाई दिए, जिसमें डाउंटन एबे की भावी सह कलाकार मिशेल डॉकरी शामिल थीं। 19 जून 2009 में वो ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में टॉम स्टॉपर्ट के आर्केडिया के प्रशंसित पू 2010 में स्टीवंस को सबसे बड़ा ब्रेक मिला 21 जब उन्हें ITV श्रृंखला डाउंटन एबे में मैथ्यू क्रॉली के रूप में चुना गया, जिसे ऑस्कर विजेता 22 पटकथा लेखक जूलियन फेलोज ने बनाया और लिखा था।
23 ये श्रृंखला एक वैश्विक सनसनी बन गई। 24 और अपनी शुरुआत के बाद से इसे कई एमी, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। मिशेल डॉकरी द्वारा अभिनीत मैथ्यू क्रॉली और उनकी दूर की चचेरी बहन लेडी मैरी क्रॉली की केंद्रीय प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय थी। अपने करियर के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित, स्टीवंस ने 2012 में तीसरे सीजन और क्रिसमस स्पेशल को खत्म करने के बाद श्रृंखला छोड़ने का फैसला किया। 25-26 उनके बाहर निकलने से प्रशंसकों में भारी हंगामा हुआ, जिन्होंने विशेष रूप से ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया का सहारा लिया। पात्र की मृत्यु पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए साइटें। 27 नवंबर 2011 में स्टीवंस ने हैव आई गॉट न्यूज फॉर यू के एक एपिसोड की अतिथि मेजबानी की। मार्च 2012 में उन्होंने नवीनतम फिल्म वैम्प्स की शूटिंग पूरी की। एमी हैकरलिंग और समर इन फरवरी से एक कलाकार कॉलोनी में स्थापित एक एडवर्डियन रोमांस फिल्म। 28 इसके अलावा 2012 में स्टीवंस अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर चले गए। 29 जब उन्होंने उस वर्ष द हेरिस में जेसिका चेस्टन और डेविड स्ट्रैथरन के साथ अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वर्नर्स ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा और इंडिया के अंदर से मल्टीपल लैंग्वेजों में रिलीज़ किया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। बड़ी स्केल की ये मूवी है और रिलीजिंग डेट मैं आपको बता दूं 27 मार्च 2024 को इसे एक तरह से इंटरनेशनल के अंदर इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा और सभी के लिए एक तरह से ये रिलीज़ की जाएगी 29 मार्च 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च 2024 को इसे यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ कर दिया जाएगा और इसके बाद जापान के जो लोग हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा 26 फरवरी का। जी हाँ दोस्तों, 26 फरवरी 2024 को ये वहाँ पर फुल्ली लॉन्च कर दी जाएगी और इसी के बाद दोस्तों ये एक तरह से OTT पर भी आएगी। OTT रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो लगभग 3 से 4 महीने या 5 महीने भी लग सकते हैं। मूवी की एक तरह से कलेक्शनों के ऊपर है और जो इसकी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर है। बाकी इसके बारे में इसकी जो कास्टिंग, जो कैरेक्टर हैं, डायरेक्टर जो कि इसमें एक तरह से ज़बरदस्त अंदाज में रोल निभाते हुए नजर आए हैं, तो उन सभी के बारे में अब आगे हम जानते हैं। टेरी रोसियो, जन्म 2 जुलाई 1960, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने अलादीन, श्रेक और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन श्रृंखला की सभी 5 फिल्मों का सह लेखन किया। उन्हें श्रेक के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और फीचर प्रोडक्शन में लेखन के लिए एनी पुरस्कार जीता। साथ ही श्रेक के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार भी जीता। वो अक्सर साथी पटकथा लेखक टेड इलियट के साथ सहयोग करते हैं। जीवन और करियर। रोसियो का जन्म कलामजू, मिशिगन में हुआ था। उद्धरण वांछित कैलिफोर्निया के सांता एना में सेडलबैक हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, फुलरटन में अध्ययन करने के लिए चले गए, जहां उन्होंने रेडियो, टेलीविजन और फिल्म पर जोर देने के साथ संचार में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो वर्डप्ले के संस्थापक हैं, जिसे wordplayer.com के नाम से भी जाना जाता है, जो इंटरनेट पर प्रमुख पटकथा लेखन साइटों में से एक है। अपने लेखन साथी टेड इलियट के साथ रोसियो ने पिछले 30 वर्षों की कुछ सबसे सफल अमेरिकी फिल्में लिखी हैं, जिनमें अलादीन, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल और श्रेक शामिल हैं। एक घरेलू बॉक्स ऑफिस से लगभग 5 अरब डॉलर की कमाई के साथ वह अब तक के 11वें सबसे सफल पटकथा लेखक हैं। 2 मई 1993 में रोसियो और इलियट को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा गॉडजिला के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें गॉडजिला को न्यूयॉर्क में आकार बदलने वाले एलियन से लड़ते हुए दिखाया गया था। उनकी स्क्रिप्ट को रोलैंड एमरिच ने डीन डेवलिन के साथ मिलकर लिखी गई अपनी नई स्क्रिप्ट के पक्ष में हटा दिया था। हालांकि रोसियो और इलियट ने स्टोरी बाय क्रेडिट बरकरार रखा। 2015 में डोडी गोल्ड मैनेजमेंट ने रोसियो के खिलाफ कमीशन गैर भुगतान मुकदमा दायर किया और $25,000 से अधिक के नुकसान के साथ साथ एक अदालत की घोषणा के लिए जूरी ट्रायल की मांग की कि वे 10% कमीशन के हकदार हैं और रिकॉर्ड और लेखांकन पर पूरी नजर डालें। रोसियो और उनके चैमिलियन प्रोडक्शंस। 4 मार्च 2017 में लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि रोसियो गॉडजिला बनाम कांग की कहानी विकसित करने में मदद करने के लिए उनके राइटर्स रूम का नेतृत्व करेंगे। 5 उन्हें फिल्म के लिए स्टोरी बाय क्रेडिट मिला। 6 जून 2019 में रोसियो को द अमेजिंग मॉरिस के लिए पटकथा लेखक के रूप में घोषित किया गया था। 7 2021 में रोसियो और बिल मार्सिली ने अपनी विशिष्ट स्क्रिप्ट टाइम जोन को अमेजन स्टूडियो को बेच दिया। ये फिल्म अमेजन स्टूडियो और डेविस एंटरटेनमेंट के बीच एक संयुक्त उद्यम होगी।
8 फरवरी 2023 में एशली बेल और डॉक्टर बर्नेस ए किंग, मार्टिन लूथर किंग की बेटी, ने रीड लाइफ एंटरटेनमेंट के लॉन्च के साथ साथ टेरी रोसियो और केविन अर्बुएट द्वारा लिखित कैश मनी का कार्यकारी निर्माण करने के अपने इरादे की घोषणा की, जो टेलीविजन और फिल्म बनाने की योजना बना रही है। मजबूत सामाजिक संदेश पर केंद्रित परियोजनाएं। अर्बुएट कैश मनी का निर्देशन करने जा रहे हैं। 9 विवाद। 23 नवंबर 2018 को रोसियो ने वैक्सीन से क्षतिग्रस्त बच्चों के माता-पिता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, हालांकि उन्होंने एंटी वैक्स शब्द की तुलना निगर के बराबर एक गाली से की। तत्काल आक्रोश के बाद उन्होंने अगले दिन अपशब्द का उपयोग करने और यह घोषणा करने के लिए माफी मांगी कि दोनों विशेषण एक जैसे थे। 10 फिल्मोग्राफी। वर्ष पतली परत श्रेय टिप्पणियां संदर्भ 1989 शैतान बालक द्वारा लिखित टेड इलियट के साथ सह लेखन किया। 1992 अलादीन पटकथा की है टेड इलियट और रॉन क्लेमेंट्स और जॉन मस्कर के साथ सह पटकथा लिखी। 1994 कठपुतली मास्टर्स पटकथा की है टेड इलियट और डेविड एस गोअर के साथ सह पटकथा लिखी। 1998 जोरो का मुखौटा पटकथा कहानी द्वारा जॉन एस्को और टेड इलियट के साथ सह पटकथा लिखी। टेड इलियट और रांडेल जॉनसन के साथ सह कहानी लिखी। गॉडजिला कहानी आरंभिक अप्रकाशित पटकथा टेड इलियट के साथ सह लेखन किया। 3 छोटे सैनिक द्वारा लिखित टेड इलियट और गेविन स्कॉट और एडम रिफिकिन के साथ सह लेखन किया। 2000 एल डोरेडो की सड़क द्वारा लिखित टेड इलियट के साथ सह लेखन किया। 2001 श्रेक सह निर्माता द्वारा लिखित टेड इलियट और जो स्टिलमैन और रोजर एसएच शुलमैन के साथ सह लेखन किया। 2002 खजाने वाला ग्रह कहानी टेड इलियट और रॉन क्लेमेंट्स और जॉन मस्कर के साथ सह लिखित कहानी। 2003 पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कज ऑफ द ब्लैक पर्ल पटकथा कहानी द्वारा टेड इलियट के साथ सह पटकथा लिखी। टेड इलियट और स्टुअर्ट बीटी और जे वोल्पट के साथ सह कहानी लिखी। 2005 द लेजेंड ऑफ जोरो कहानी टेड इलियट और रॉबर्टो ओरी और एलेक्स कट्समैन के साथ सह लिखित कहानी। 2006 समुद्री लुटेरे मुर्दे का खजाना द्वारा लिखित टेड इलियट के साथ सह लेखन किया। डेजा वू कार्यकारी निर्माता द्वारा लिखित बिल मार्सिली के साथ सह लिखित। 2007 पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड द्वारा लिखित टेड इलियट के साथ सह लेखन किया। राष्ट्रीय खजाना रहस्यों की पुस्तक कहानी टेड इली जेरेमी स्लेटर एक अमेरिकी लेखक और फिल्म और टेलीविजन के निर्माता हैं, जिन्हें फैंटास्टिक फोर और डेथ नोट जैसी फिल्मों और द अम्ब्रेला अकेडमी और द एक्सॉर्सिस्ट जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसे स्लेटर ने बनाया था और जिस पर उन्होंने काम किया था। कार्यकारी निर्माता वो डिज्नी जोड़ मिनिसीरीज मून नाइट के मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता हैं। करियर स्लेटर ने माई स्पाई लिखी, जो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन जैक कास्डन द्वारा किया जाएगा। एक साथ ही टेप 4 एक डरावनी फिल्म जो प्राइमल पिक्चर्स द्वारा निर्मित की जाएगी। 2 और मैन ऑफ टुमारो एक सुपरहीरो नॉय फिल्म थी जो कि थी 2012 में ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। जुलाई 2012 में स्लेटर को 2015 फैंटास्टिक फोर फिल्म की पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। 2 अगस्त 2015 में फिल्म रिलीज होने के बाद स्लेटर ने टिप्पणी की कि उन्होंने जो कुछ लिखा वह पूरी फिल्म में नहीं था, विशेष रूप से उनके पहले एक्ट का संस्करण, लेकिन उन्हें हमेशा सम्मानित किया जाएगा कि वह इतने अच्छे सैंडबॉक्स में खेलने का मौका मिला। 3 फैंटास्टिक फोर के लिए स्लेटर की स्क्रिप्ट के मूल संस्करण के बारे में कहा गया था कि यह मार्वल स्टूडियोज की फिल्म के टोन से अधिक मेल खाता है, जो कि अंतिम फिल्म के गहरे और यथार्थवादी टोन के विपरीत एक एक्शन से भरपूर सुपरहीरो एडवेंचर है। इसमें खलनायक गैलेक्टस शामिल है, जो नामात्र के पात्रों की शक्तियों का स्रोत है। मोल मैन और डॉक्टर डूम एक लाटवेरियन तानाशाह और गैलेक्टस के अग्रदूत के रूप में असामाजिक प्रोग्रामर के विपरीत उन्हें तैयार फिल्म में चित्रित किया गया था। 4 स्लेटर ने असुगुमी ओबा और ताकेशी ओबाटा की मंगा श्रृंखला डेथ नोट 2017 के लाइव एक्शन अमेरिकी फिल्म रूपांतरण का एक मसौदा लिखा था, जिसे एडम विंगर द्वारा निर्देशित किया गया था। 5 फिल्म के तैयार संस्करण की स्क्रिप्ट काइल किलिन द्वारा संशोधित की गई थी। 6 स्लेटर द एक्सॉर्सिस्ट के निर्माता और कार्यकारी निर्माता हैं, जो इसी नाम की फिल्म पर आधारित एक टीवी नाटक है। 7 नवंबर 2019 में स्लेटर को मार्वल स्टूडियोज द्वारा डिज्नी जोड़ श्रृंखला मून नाइट के लिए मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था।
8. उन्होंने जेम्स गन, जॉन सिल्बरमैन, जोश सिल्बरमैन और सैमी बच के साथ वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की फिल्म कोयोट बनाम एक में का सह लेखन किया। 9-10 फिल्म फरवरी 2024 में रद्द कर दी गई। 11 जनवरी 2022 में स्लेटर को मॉर्टल कॉम्बैट का सीक्वल लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 12 अगस्त 2022 में कोलाइडर ने बताया कि स्लेटर ने टेरी रॉसियो और साइमन बैरेट के साथ गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर के लिए पटकथा लिखी थी। 13 जनवरी 2023 में ये पता चला कि वह डीसी यूनिवर्स की व्यापक कहानी को रेखांकित करने के लिए जेम्स गन द्वारा इकट्ठे किए गए लेखकों के कमरे में शामिल हो गए थे। 14 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक निर्देशक लेखक टिप्पणियां संदर्भ 2015 लार्जर प्रभाव नहीं हाँ ल्यूक डॉसन के साथ सह लेखन किया। 15 शानदार 4 नहीं हाँ साइमन किनबर्ग और जोश ट्रैंक के साथ सह लेखन किया। 16 2016 पालतू नहीं हाँ 2017 डेथ नोट नहीं हाँ चार्ल्स पालापेनाइड्स और व्लास पालापेनाइड्स के साथ सह लेखन किया। 17 2024 गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर नहीं हाँ टेरी रॉसियो और रेबेका मारिया हॉल, जन्म 3 मई 1982, एक अंग्रेजी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने 1992 में अपने पिता सर पीटर हॉल द्वारा निर्देशित द कैमोमाइल लॉन के टेलीविजन रूपांतरण में 10 साल की उम्र में पहली बार ऑन-स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की। उनके पेशेवर मंच की शुरुआत उनके पिता की 2002 में निर्मित मिसेज वॉरेन प्रोफेशन से हुई, जिसने उन्हें इयान चार्ल्सन पुरस्कार दिलाया। 2006 में स्टार्टर फॉर 10 में अपनी पहली फिल्म के बाद हॉल को क्रिस्टोफर नोलन की थ्रिलर फिल्म द प्रेस्टीज में सफल भूमिका मिली। 2008 में उन्होंने वुडी एलन की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा विक्की क्रिस्टीना बार्सिलोना में विक्की के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। इसके बाद हॉल कई फिल्मों में नजर आए, जिनमें रॉन हॉवर्ड की ऐतिहासिक ड्रामा फ्रॉस्ट निक्सन 2008, बेन एफ्लेक की क्राइम ड्रामा द टाउन 2010, हॉरर थ्रिलर द अवेकनिंग 2011, सुपरहीरो लम आयरन मैन शामिल हैं। 3 2013 साइंस फिक्शन फिल्म ट्रांसेंडेंस 2014, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द गिफ्ट 2015, लाइव एक्शन सीजीआई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द बीएफजी 2016 और जीवनी नाटक प्रोफेसर मार्स्टन एंड द वंडर वुमेन 2017। 2016 में जीवनी नाटक क्रिस्टीन में समाचार रिपोर्टर क्रिस्टीन चुबक के किरदार के लिए हॉल को आलोचकों द्वारा प्रशंसा मिली। एक उन्होंने मॉन्स्टरवर्स फिल्मों गॉडजिला बनाम कांग 2021 और आगामी गॉडजिला एक्स कांग द न्यू एम्पायर 2024 में डॉक्टर इलीन एंड्रूज की भूमिका निभाई। उन्होंने पासिंग 2021 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। हॉल ने ब्रिटिश टेलीविजन पर भी कई उल्लेखनीय प्रस्तुतियां दी हैं। उन्होंने 2009 चैनल 4 मिनीसीरीज रेड राइडिंग 1974 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीता। 2013 में उन्हें BBC 2 के परेड्स एंड में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2 के ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हॉल का जन्म 3 मई 1982 को लंदन में हुआ था। वह अमेरिकी ओपेरा गायिका मारिया इविंग और अंग्रेजी मंच निर्देशक और रॉयल शेक्सपियर कंपनी के संस्थापक सर पीटर हॉल की बेटी थी। उनकी मां का जन्म डिट्रॉइट में एक अफ्रीकी अमेरिकी मिश्रित नस्ल के पिता और एक डच मां के घर हुआ था। वह क्रांतिकारी युद्ध के अनुभवी बजाबील नॉर्मन, एक स्वतंत्र अश्वेत व्यक्ति की वंशज हैं। 4, 5, 6, 7 फाइंडिंग योर रूट्स पर हॉल को पता चला कि जबकि उनके नाना नॉर्मन इसाक इविंग ने एक मूल अमेरिकी व्यक्ति के रूप में प्रदर्शन किया था और समाचार पत्रों में सियोग्स प्रमुख के रूप में दर्ज किया गया था, वह थे मिश्रित नस्ल के अफ्रीकी अमेरिकी माता पिता से जन्मे और उनका कोई मूल अमेरिकी वंश नहीं था। उनके अपने पिता हॉल के परदादा जॉन विलियम इविंग गुलामी में पैदा हुए थे और वाशिंगटन डीसी के अश्वेत समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए थे। Ancestry.com डीएनए परीक्षण के अनुसार हॉल में 91% यूरोपीय डीएनए और 9% उप सहारा अफ्रीकी डीएनए है। 8. हॉल के माता पिता तब अलग हो गए जब वह अभी भी छोटी थी, अंततः 1990 में तलाक हो गया। 4. हॉल के 5 सौतेले भाई बहन हैं। मंच निर्देशक एडवर्ड हॉल, निर्माता क्रिस्टोफर हॉल, अभिनेत्री जेनिफर कैरन हॉल और एम्मा हॉल और सेट डिजाइनर लूसी हॉल। 4. 9. हॉल ने रॉयडियन स्कूल में पढ़ाई की, जहां वह हेड गर्ल बनी।
2002 में अपने अंतिम वर्ष से ठीक पहले पढ़ाई छोड़ने से पहले उन्होंने सेंट कैथरीन कॉलेज, कैम्ब्रिज में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। 1011 कैम्ब्रिज में अपने समय के दौरान वो छात्र थिएटर जगत में सक्रिय थीं और उन्होंने अपनी खुद की थिएटर कंपनी भी स्थापित की। 12 वो मार्लो सोसाइटी की सदस्य थीं और उन्होंने इमैनुअल कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के छात्र अपने गृह साथी डैन स्टीवंस के साथ कई प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 13-14 करियर, फिल्म और टेलीविजन। 2011 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉल की पहली पेशेवर भूमिका 1992 में आई, जब वह 9 साल की उम्र में अपने पिता के मैरी वेस्ले के द कैमोमाइल लॉन के टेलीविजन रूपांतरण में युवा सोफी के रूप में दिखाई दी। 15 उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत 2006 में डेविड निकोल्स के स्टार्टर फॉर 10 के फिल्म रूपांतरण में रेबेका एप्स्टीन के रूप में हुई। उन्हें क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द प्रेस्टीज 2006 में सारा बोर्डन की भूमिका से सफलता मिली। इसके बाद वह 2007 में स्टीफन पोलियाकोव के जो पैलेस में दिखाई दी, 16 और साथ ही वाइट सरगासो सी और रबहॉट सहित कई अन्य टेलीविजन फिल्मों में भी दिखाई दी। हॉल की हॉलीवुड प्रसिद्धि तब बढ़ी जब उन्होंने वुडी एलन की फिल्म विक्की क्रिस्टीना बार्सिलोना 2008 में शीर्षक पात्रों में से एक विक्की के रूप में अभिनय किया। 17 उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया। 17 और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2008 में वो रॉन हॉवर्ड के ऐतिहासिक नाटक फ्रॉस्ट निक्सन में माइकल शीन के डेविड फ्रॉस्ट की प्रेमिका के रूप में दिखाई दी। अगले वर्ष उन्हें ऑस्कर वाइल्ड के 1890 के उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे पर आधारित ब्रिटिश फैंटेसी हॉरर फिल्म डोरियन ग्रे में लिया गया। इंडी फिल्म प्लीज गिव में एक छोटी भूमिका के बाद हॉल ने बेन एफ्लेक के अपराध नाटक द टाउन 2010 में एफ्लेक और जॉन हैम के साथ अभिनय किया। 17 जून 2010 में उन्होंने 2009 चैनल 4 प्रोडक्शन रेड राइडिंग इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड 1974 में पाओला गार्लैंड के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीता। 18 अगले वर्ष उन्होंने सितंबर 2011 में रिलीज हुई ब्रिटिश भूत फिल्म द अवेकनिंग में मुख्य महिला भूमिका निभाई। 19-20 2012 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा फिल्म ले द फेवरेट में बैथ रैमर की भूमिका निभाई, जो रैमर के इसी शीर्षक के संस्मरण पर आधारित थी। एक समीक्षा में टिप्पणी की गई कि वो रैमर की भूमिका प्रकृति की एक प्यारी शक्ति के रूप में निभाती है जो चरित्र की ताकत के माध्यम से किसी तरह एक खतरनाक दुनिया में जीवित रहने का प्रबंधन करती है। 21 उन्होंने अगली बार प्रोडक्शन के परेड एंड 2012 में बेनेडिक्ट कम्बरबैच के साथ अभिनय किया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार नामांकन मिला। 22 2013 में हॉल ने सुपरहीरो फिल्म आयरन मैन 3 में माया हैंसन के रूप में जेसिका चैस्टन की जगह ली। उसी वर्ष वो राजनीतिक थ्रिलर क्लोज्ड सर्किट 2013 में दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने वैली फिस्टर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म ट्रांसेंडेंस 2014 में जॉनी डेप के साथ अभिनय किया। 23 2015 में हॉल ने रोमांटिक कॉमेडी टम्बलडाउन और जोएल एडगर्टन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द गिफ्ट में अभिनय किया। 24-25 2016 के जीवनी नाटक क्रिस्टीन में हॉल ने वास्तविक जीवन समाचार रिपोर्टर क्रिस्टीन चुबक की भूमिका निभाई। वैरायटी ने उन्हें अब तक की पेशकश की गई सबसे अच्छी भूमिका में असुविधाजनक रूप से इलेक्ट्रिक कहा। 26 2017 में उन्होंने प्रोफेसर मार्स्टन एंड द वंडर वुमेन में एलिजाबेथ होलोवे मार्स्टन की भूमिका निभाई, जो एक वास्तविक जीवन की मनोवैज्ञानिक थी जिसने वंडर वुमन को प्रेरित किया था। उसी वर्ष हॉल ए रेनी डे इन न्यूयॉर्क के कलाकारों में शामिल हो गए और उन्हें वुडी एलन के साथ फिर से जोड़ा गया। 27 जनवरी 2018 में हॉल ने वुडी एलन के खिलाफ यौन शोषण के आरोप से संबंधित साहित्य को दोबारा पढ़ने के बाद अपना वेतन टाइम अप को दान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं न केवल देखती हूं कि यह मामला कितना जटिल है, बल्कि यह कि मेरे कार्यों ने एक और महिला को परेशान कर दिया है। मुझे लगता है कि चुप करा दिया गया है और खारिज कर दिया गया है। मुझे इस फैसले पर अफसोस है और मैं आज ऐसा निर्णय नहीं लूंगा। 28 हॉल ने मिराई 2018 में किरदार मदर के लिए अंग्रेजी डब प्रदान किया। 2020 के दशक की शुरुआत में हॉल ने अच्छी तरह से समीक्षा की गई हॉरर थ्रिलर द नाइट हाउस में अभिनय किया और सह कार्यकारी का निर्माण किया, जो 2021 में रिलीज हुई थी। उसी वर्ष वो राक्षस फिल्म गॉडजिला बनाम कांग में दिखाई दी और अपने निर्देशन की शुरुआत की। नाटक पासिंग, जिसे उन्होंने लिखा और सह निर्मित भी किया।
पासिंग का प्रीमियर 2021 संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 29303132 इससे पहले कि इसके वितरण अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा लगभग $16 मिलियन में हासिल कर लिए गए। 33 स्टेज 2016 कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉल ने 2002 में अपने पेशेवर मंच की शुरुआत की जब उन्होंने लंदन के स्ट्रैंड थिएटर में अपने पिता के प्रोडक्शन मिसेज वॉरेन प्रोफेशन में विवी के रूप में अभिनय किया। उनके प्रदर्शन को प्रशंसनीय 34 और उत्कृष्ट बताया गया 35 जिसके कारण उन्हें 2003 में इयान चार्ल्सन पुरस्कार मिला। 36-37 2003 में हॉल के पिता ने बाथ समसेट में थिएटर रॉयल में 5 नाटकों के एक सीजन का मंचन करके थिएटर निर्देशक के रूप में 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। हॉल ने इनमें से 2 नाटकों में अभिनय किया। वह अपने पिता के निर्माण में एज यू लाइक इट में रोजालिंड के रूप में दिखाई दी 38 जिससे उन्हें दूसरा चार्ल्सन नामांकन प्राप्त हुआ 39 और उन्होंने D.H. लॉरेंस की द फाइट फॉर बाबरा के पुनरुद्धार में थिया शारॉक की शीर्षक भूमिका में अभिनय किया। 40 2004 में हॉल थिएटर रॉयल बाथ में पीटर हॉल कंपनी के लिए 3 नाटकों में दिखाई दिए जिनमें से 2 का निर्देशन उनके पिता ने किया, मैन और सुपरमैन जिसमें उन्होंने एन की भूमिका निभाई और गैलीलियोस डॉटर जिसमें उन्होंने सिस्टर मारिया सेलेस्टे की भूमिका निभाई। तीसरा मोलियर का डॉन हुआन जिसमें उन्होंने एल्विरा की भूमिका निभाई थी का निर्देशन शारॉक ने किया था। 41 2005 में हॉल ने अपने पिता के निर्देशन में एक बार फिर एज यू लाइक इट के टूरिंग प्रोडक्शन में रोजालिंड की भूमिका दोहराई। इस दौरे में किंगस्टन अपॉन टेम्स में रोज थिएटर, न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन संगीत अकादमी, सैन फ्रांसिस्को में कुरेन थिएटर 42 और लॉस एंजल्स में अहमानसन थिएटर में प्रदर्शन किया गया। 43 यह अमेरिकी दौरे का दूसरा चरण था जो 2003 में शुबर्ट थिएटर 44 न्यू हेवन, कनेक्टिकट, 45 कोलंबस, ओहियो और बोस्टन में विल्बर थिएटर के स्थानों के साथ शुरू हुआ था। 46 2008-09 में हॉल सैम मेंडेस की ब्रिज प्रोजेक्ट की पहली किस्त में द विंटर्स टेल में हरमाइन के रूप में और द चेरी ऑर्चर्ड में वरिया के रूप में दिखाई दिए। 47 इस परियोजना ने जर्मनी, ग्रीस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में समान कलाकारों के साथ प्रदर्शन दिया। 48-20-10-11 में उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्देशित लंदन के नेशनल थिएटर में 12th नाइट के निर्माण में वियोला की भूमिका निभाई। 49 हॉल ने 2013 में सोफी ट्रेडवेल के अभिव्यक्तिवादी नाटक मशीनल से अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। लिंडसे टनर द्वारा निर्देशित राउंडअबाउट थिएटर प्रोडक्शन का पूर्वावलोकन 20 दिसंबर 2013 को शुरू हुआ, जिसका आधिकारिक उद्घाटन 16 जनवरी 2014 को अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर में हुआ। 50 व्यक्तिगत जीवन 2010 में हॉल के इनकार के बावजूद हॉल और निर्देशक सैम मेंडेस, जिनकी उस समय केट विंसलेट से शादी हुई थी, के बीच अफेयर की तीव्र मीडिया अटकलें थीं। 51 हॉल और मेंडेस 2011 से 2013 तक रिलेशनशिप में थे। 52-53 ब्रायन टायरी हेनरी, जन्म 31 मार्च 1982, 1-2-3 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। वो एफएक्स कॉमेडी ड्रामा श्रृंखला अटलांटा 2016-2022 में रैपर अल्फ्रेड पेपर बॉय माइल्स के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उनकी अन्य टेलीविजन भूमिकाएं बोर्डवॉक एम्पायर, दिस इज अस और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर में थीं। हेनरी ने 2018 में स्टीव मैकक्वीन की हीस्ट फिल्म विडोज और बैरी जेंकिंस की रोमांटिक ड्रामा इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक में भूमिकाओं के साथ अपनी फिल्म में सफलता हासिल की। तब से वो चाइल्ड्स प्ले 2019, जोकर 2019, गॉडजिला बनाम कांग 2021, द वुमन इन द विंडो 2021 और बुलेट ट्रेन 2022 में दिखाई दिए हैं। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एटर्नल्स 2021 में फास्टोस की भूमिका निभाई और ड्रामा फिल्म कॉजवे 2022 में एक दुखी व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। द बुक ऑफ मॉर्मन 2011 के मूल ब्रॉडवे कलाकारों में प्रदर्शित होने से पहले हेनरी मंच पर भी दिखाई दिए। उन्होंने रोमियो एंड जूलियट 2007 के पार्क प्रोडक्शन में शेक्सपियर में अपना पहला प्रदर्शन किया और सार्वजनिक थिएटर में विभिन्न नाटकों में अभिनय किया। 2014 में वो ऑफ ब्रॉडवे म्यूजिकल द फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में दिखाई दिए।
केनेथ लोनेगन के नाटक लॉबी हीरो के 2018 ब्रॉडवे पुनरुद्धार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन। हेनरी का जन्म फेयटविले, उत्तरी कैरोलिना में हुआ था और उनका पालन पोषण आंशिक रूप से वाशिंगटन, डीसी में हुआ था। उनके पिता सेना में थे और उनकी मां, विलो डीन केयर्स, एक शिक्षिका थीं। 1-4 हेनरी ने ई स्मिथ हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1-5 और 2000 के दशक की शुरुआत में एक बिजनेस प्रमुख से अभिनेता के रूप में अटलांटा, जॉर्जिया के मोरहाउस कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने येल स्कूल ऑफ ड्रामा से मास्टर डिग्री प्राप्त की। 6. करियर 2007-2015 प्रारंभिक करियर। हेनरी ने मंच पर अपने करियर की शुरुआत कई नाटकों और संगीत में भूमिकाओं के साथ की। 2007 में उन्होंने पार्क के प्रोडक्शन रोमियो एंड जूलियट में शेक्सपियर में टायबाल्ट के रूप में अभिनय किया। हेनरी तारल एल्विन मैक्रेनी के नाटकों की त्रयी में भी दिखाई दिए, जिसका शीर्षक द ब्रदर सिस्टर प्लेस था। 2011 में उन्हें जोश गैद और एंड्रू रॉनल्ड्स के साथ संगीतमय द बुक ऑफ मॉर्मन के मूल कलाकारों के एक भाग के रूप में अपने ब्रॉडवे डेब्यू में और सफलता मिली। 7. हेनरी ने एनबीसी की लॉ एंड ऑर्डर और सीबीएस की द गुड वाइफ जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिका निभाई। 2013 में उन्होंने एचबीओ के बोर्डवॉक एम्पायर में विंस्टन स्क्रैपर के रूप में एक संक्षिप्त लेकिन आवर्ती भूमिका निभाई, जो हैवर डी ग्रेस और फेयरवेल डैडी ब्लूज एपिसोड में दिखाई दी। अगले वर्ष वह स्टीवन सोडरबर्ग की सिनेमैक्स श्रृंखला द नाइक में द बिजी पिस्सू एपिसोड में लाकिन के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत 2015 की कॉमेडी फिल्म प्यूर्टो रिकॉन्स इन पेरिस से की। 2016 वर्तमान निर्णायक। 2016 में हेनरी को एफएक्स कॉमेडी ड्रामा श्रृंखला अटलांटा में अल्फ्रेड पेपर बोई माइल्स के रूप में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा और पहचान मिली। श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें वुड्स एपिसोड में उनके प्रदर्शन के लिए कॉमेडी श्रृंखला में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। कोलाइडर के चेज हचिनसन ने हेनरी को शो का सर्वश्रेष्ठ चरित्र घोषित करते हुए लिखा, एकजुट होना अटलांटा हेनरी की उपस्थिति और भेद्यता की अपूरणीय भावना है जिसे वह हर एक अभिनेता के रूप में व्यक्त करता है, शो का एक तत्व जो उसके बिना समान नहीं होता। ये बनाता है वो श्रृंखला के सबसे अच्छे हिस्सों में से एक है और आज काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक है। वो सबसे सरल क्षणों में भी सब कुछ कर लेता है। 8. 2016 से 2017 तक उन्होंने एचबीओ कॉमेडी श्रृंखला वाइस प्रिंसिपल्स में डैशियस ब्राउन के रूप में अभिनय किया। 2017 में हेनरी एनबीसी ड्रामा सीरीज दिस इज अस में रिकी के रूप में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने डस्टिन गाई डेफा की ड्रामा फिल्म पर्सन टू पर्सन और मैट रस्किन की क्राउन हाइट्स में अभिनय किया। 2018 में वह क्रिस इवांस, बेल पॉवले और माइकल सेरा के साथ केनेथ लोनेगन के लॉबी हीरो के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे में लौट आए। हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने हेनरी की शानदार के रूप में सराहना की और उन्हें प्रोडक्शन का असाधारण प्रदर्शन बताया। 9 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 10 इसके अलावा 2018 में हेनरी ने 7 फिल्मों में अभिनय करके अपनी फिल्म को सफल बनाया। वह स्टीव मैकवीन की प्रशंसित डकैती फिल्म विड ज़ में शिकागो के एक क्राइम बॉस और राजनेता जमाल मैनिंग की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। वॉक्स की एलिसा विल्किंसन ने घोषणा की, ब्रान टायरी हेनरी ने एक करिश्माई और खतरनाक राजनीतिक उम्मीदवार के रूप में यहां अपनी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, अभिनेता के रूप में अपना प्रदर्शन जारी रखा है। 11 वह 1974 में इसी नाम के जेम्स बाल्डविन उपन्यास पर आधारित बैरी जेंकिंस की रोमांटिक ड्रामा फिल्म इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक में भी दिखाई दिए। दोनों फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड से नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने एनिमेटेड सुपरहीरो फिल्म स्पाइडर-मैन इनटू द स्पाइडर-वर्स में जेफरसन डेविस की भूमिका निभाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्होंने डायस्टोपियन थ्रिलर फिल्म होटल आर्टेमिस और क्राइम ड्रामा व्हाइट बॉय रिक में भी अभिनय किया। 2019 में वो टॉड फिलिप्स के मनोवैज्ञानिक नाटक जोकर, 12 साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म डोंट लेट गो और हॉरर फिल्म चाइल्ड्स प्ले में दिखाई दिए, जो बाद में 1988 की फिल्म की रीमेक थी। 13 अगले वर्ष वो द आउटसाइड स्टोरी और सुपर इंटेलिजेंस में दिखाई दिए।
इस दौरान वो नेटफ्लिक्स एनिमेटेड श्रृंखला बोजैक हॉर्समैन, HBO एंथोलॉजी श्रृंखला रूम 104 में भी दिखाई दिए और कॉमेडी सेंट्रल स्केच श्रृंखला ड्रंक हिस्ट्री के एक एपिसोड में बेरी गोडी की भूमिका निभाई। फॉक्स एनिमेटेड सीरीज हाउस ब्रोकन 2021 वर्तमान में आर्मेंडो के रूप में और नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरीज बिग माउथ 2022 में एलिजा के रूप में भी उनकी आवर्ती भूमिकाएं हैं। 2021 में उन्होंने मिल्ली बॉबी ब्राउन के साथ गॉडजिला बनाम कांग में बनी हैस के रूप में और क्लो झाओ द्वारा निर्देशित मार्वल स्टूडियोज की फिल्म इटर्नल्स में फास्टोस के रूप में अभिनय किया। 2022 में उन्होंने ब्रैड पिट के साथ डेविड लीच की एक्शन कॉमेडी बुलेट ट्रेन में अभिनय किया। वर्ष की अपनी अंतिम भूमिका में हेनरी ने लीला नेगेबाउर के 24 नाटक कॉजवे में जेनिफर लॉरेंस के साथ मैकेनिक जेम्स ओकोइन की भूमिका निभाई। हेनरी को अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। अकादमी पुरस्कार, क्रिटिक्स चॉइस, गोथम पुरस्कार और इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। 14-15 द इंडिपेंडेंट के लिए एक समीक्षा में एडम वाइट ने लिखा, हेनरी जेम्स की कहानी में प्रत्येक गुप्त अंतराल को एक स्लेजहैमर की अनुभूति देता है। 16 कॉन्सिक्वेंस के लिए मैरी सिरोकी ने हेनरी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि वो यहाँ इतने जमे हुए हैं कि ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम उनके जीवन में घुसपैठ कर रहे हैं। 17 हेनरी एनिमेटेड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 1 में एक युवा मैगेट्रॉन को आवाज देने के लिए तैयार है, जिससे वो इस चरित्र को आवाज देने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता बन जाएंगे। 18 व्यक्तिगत जीवन, हेनरी की मां विलो डीन केयर्स का 2016 की शुरुआत में निधन हो गया। अटलांटा एपिसोड वुड्स उन्हें समर्पित था। 19 फिल्मोग्राफी, फिल्म चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2015 पेरिस में प्यूर्टो रिकॉन्स विग, 2017 व्यक्ति से व्यक्ति माइक, क्राउन हाइट्स क्लेटन मासप बैंटन, 2018 अपूरणीय आप बेंजी, परिवार पीठ, होटल आर्टेमिस होनोलुलु लेव, सफेद लड़का रिक डेट, मेल रोज जैक्सन, विधवाओं जमाल मैनिंग, यदि बीले स्ट्रीट बात कर सके डैनियल कैटी, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स जेफरसन डेविस आवाज, 2019 जाने मत दो गैरेट रेडक्लिफ, बच्चों का खेल जासूस माइक नॉरिस, जोकर काल, 2020 बाहर की कहानी चार्ल्स यंग, अधीक्षण डेनिस कारुसो, 2021 गॉडजिला बनाम कोंग बनी हैस, खिड़की में औरत जासूस छोटा, विवो डैंकारिनो आवाज, शाश्वत फास्टोस, 2022 बुलेट ट्रेन नींबू, पक्की सड़क जेम्स ओकोइन, 2023 जादूगर का हाथी लियो मैटियन आवाज, स्पाइडरमैन स्पाइडर वर्स के पार जेफरसन डेविस आवाज, द स्पाइडर विद इन ए स्पाइडर वर्स स्टोरी जेफरसन डेविस आवाज लघु फिल्म, 2024 गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर बनी हैस डाक उत्पादन, ट्रांसफॉर्मर एक मैगेट्रॉन आवाज 18 उत्पादन में, चकमक पत्थर मजबूत जेसन क्रचफील्ड डाक उत्पादन, टेलीविजन, वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2009 नियम और कानून बेन प्रकरण गरिमा, नॉर्वे का अंतिम वर्दी टेलीविजन फिल्म, 2010 अच्छी पत्नी रांडेल सिमंस एपिसोड डबल खतरा, 2013 बोर्डवॉक साम्राज्य विंस्टन स्क्रैपर एपिसोड्स हावर डी ग्रेस और फेयरवेल डैडी ब्लूज, 2014 द निक लाकिन एपिसोड द बिजी पिस्सू, 2016-22 अटलांटा अल्फ्रेड पेपर बोई माइल्स मुख्य भूमिका, 2016-17 उप प्राचार्य डैशियस ब्राउन एपिसोड द गुड बुक जिन और टाइगर टाउन, 2017 हत्या से कैसे बचे पब्लिक डिफेंडर एपिसोड जाओ कहीं और रो, ये हम लोग हैं रिकी एपिसोड मेम्फिस, माइक गिराओ व स्वयं एपिसोड डेविड अर्कवेट बनाम ब्रायन टायरी हेनरी और जेसी टायलर फर्ग्यूसन बनाम क्रिसी मेट्स, 2018 बोजैक घुड़सवार कूपर वालिस जूनियर स्ट्रीब आवाज एपिसोड द अमेलिया एहॉट स्टोरी, कमरा 104 अर्नोल्ड एपिसोड अर्नोल्ड, नशे का इतिहास बेरी गोडी एपिसोड गेम चेंजर्स, 2021 वर्तमान घर टूटा हुआ अरमांडो आवाज आवर्ती भूमिका, 2022 बड़ा मुंह एलिया प्रमुख आवाज आवर्ती भूमिका सीजन 6, 2023 09 की कक्षा 20 टायो मिलर लघु श्रृंखला, टीबीए डूबता हुआ वसंत रे आगामी लघु श्रृंखला, रंगमंच, वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां
2007 रोमियो और जूलियट टायबाल्ट पार्क में शेक्सपियर। भाइयों का आकार ओशूसी सार्वजनिक रंगमंच। 2009 लाल और भूरे पानी में इगुमगुन। मार्कस या मीठे का रहस्य ओशूसी आकार टैरल। 2011 मॉमन की किताब सामान्य यूजीन ओ मील थिएटर। 2014 एकांत का किला रॉबर्ट वुलफोक सार्वजनिक रंगमंच। 2018 लॉबी हीरो विलियम हेलेन हेस थिएटर। पुरस्कार और नामांकन 2014 में स्टीवंस ने स्वतंत्र फिल्म द गेस्ट में अभिनय किया, जिसमें हाल ही में सेवामुक्त हुए सेना के एक अनुभवी व्यक्ति के चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की, जो अपनी असली पहचान की रक्षा के लिए हत्या की होड़ में चला जाता है। 3-1-3-2-3-3 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। इसके अलावा 2014 में वो जादुई यथार्थवाद कॉमेडी ड्रामा फिल्म द कॉबलर और डार्क एक्शन फिल्म ए वॉक अमंग द टॉम्बस्टोन्स में दिखाई दिए। उन्होंने 2014 की कॉमेडी फिल्म नाइट एट द म्यूजियम सीक्रेट ऑफ द टूम में सर लैंसलॉट की भूमिका निभाई। 3-4-3-5-3-6-3-7 फरवरी 2016 में स्टीवंस को न्यू हॉले द्वारा निर्मित एक एक्स-मेन संबंधित नाटक एफएक्स श्रृंखला लीजन में डेविड चार्ल्स हॉलर की मुख्य भूमिका में लिया गया था। 38 पहला सीजन फरवरी 2017 में प्रसारित होना शुरू हुआ और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। दूसरा सीजन अगले साल प्रसारित हुआ और जून 2018 में तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 39-40 2017 में बिल कॉन्डन द्वारा निर्देशित डिज्नी के लाइव एक्शन रूपांतरण ब्यूटी एंड द बीस्ट में स्टीवंस ने बैले के रूप में एम्मा वॉटसन के साथ बीस्ट की मुख्य भूमिका निभाई। 41 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा के साथ मार्च 2017 में रिलीज किया गया था और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस राजस्व में $1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लाइव एक्शन म्यूजिकल फिल्म बन गई। 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और 17वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 4-2-4-3-4-4 उसी वर्ष वो चैडविक बोसमैन, जोश गार्ड और केट हडसन के साथ मार्शल में दिखाई दिए। 45 और भरत नल्लूरी द्वारा निर्देशित द मैन हु इन्वेंटेड क्रिसमस और क्रिस्टोफर प्लमर के साथ सह कलाकार थे। जॉनथन प्राइस 46 स्टीवंस 2019 वंडरकॉन में लीजन का प्रचार कर रहे हैं। 2018 में स्टीवंस ने गैरेथ ह्यू इवांस द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स थ्रिलर फिल्म एपोस्टल में अभिनय किया। 4-7-4-8-2019 में स्टीवंस ने सितंबर 2019 में रिलीज नाटक लुसी इन द स्काई में सह अभिनय किया। इसमें नताली पोर्टमैन और जॉन हैम सह कलाकार हैं और लीजन निर्माता नोआ हॉले द्वारा निर्देशित है। 2020 में स्टीवंस ने 21 फरवरी 2020 को रिलीज हुई द कॉल ऑफ द वाइल्ड में हैरिस फोर्ड के साथ सह अभिनय किया। ये फिल्म जैक लंदन के अमेरिकी क्लासिक उपन्यास पर आधारित है। वो मार्टिन मैकडोनाग की डार्क कॉमेडी हैंगमैन में अभिनय करने के लिए ब्रॉडवे भी लौट आए। अटलांटिक थिएटर कंपनी के प्रोडक्शन में मार्क एडी और इवन ब्रेमनर ने सह अभिनय किया। स्टीवंस ने मूनी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोडक्शन को मैनहट्टन के गोल्डन थिएटर में 20 सप्ताह की सीमित अवधि के लिए आयोजित किया जाना था। 49 पूर्वावलोकन 29 फरवरी को शुरू हुआ, हालांकि उत्पादन का संचालन 11 मार्च को आधिकारिक तौर पर खुलने से पहले कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। 20 मार्च को निर्माताओं ने खेद के साथ घोषणा की कि उत्पादन स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद सभी ब्रॉडवे थिएटर बंद कर दिए गए। 50 उसी वर्ष वो नेटफ्लिक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट द स्टोरी ऑफ फायर सागा में एक बेतुका कामुक रूसी गायक के रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें विल फेरल और राचेल मैकेडम्स सह कलाकार हैं। 51 2021 में स्टीवंस ने जर्मन भाषा के विज्ञान फायर रोमांस आई एम योर मैन में एक रोबोट की भूमिका निभाई। 5-2-5-3-5-4 अन्य कार्य स्टीवंस ने 30 से अधिक ऑडियो पुस्तकों का वर्णन किया है, जिनमें कैसीनो रॉयल, वुल्फ हॉल और वॉर हॉर्स शामिल हैं। 2014 में उन्हें क्लासिक श्रेणी और फ्रैंकस्टीन के लिए सोलो नैरेशन पुरुष श्रेणी में 2 ऑडी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 55 अभिनय के अलावा स्टीवंस लेखन और साहित्य में रुचि रखते हैं और द जंकेट के संपादक हैं, जो एक ऑनलाइन त्रैमासिक है जिसकी उन्होंने 2011 में कुछ दोस्तों के साथ सह स्थापना की थी। 56 व 2012 मैन बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल के सदस्य थे।
2357 और संडे टेलीग्राफ के नियमित स्तंभकार थे। 58 एक क्रिकेट प्रेमी, उन्होंने 2012 में अथर्स शी टीम के लिए खेला, जो कई प्रमुख ब्रिटिश लेखकों से बनी है। 59 उन्होंने टीम की पुस्तक द अथर्स शी, ए सीजन ऑफ इंग्लिश क्रिकेट फ्रॉम हैकनी टू में एक अध्याय का भी योगदान दिया। हैम्बल्डन 60, जिसे 2014 क्रिकेट सोसाइटी और एमसीसी बुक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। 61 व्यक्तिगत जीवन 2009 में स्टीवंस ने दक्षिण अफ्रीकी जैज गायिका और गायन शिक्षक सूसी हेरेट से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में पारंगत हैं। 2014 में स्टीवंस ने स्वतंत्र फिल्म द गेस्ट में अभिनय किया, जिसमें हाल ही में सेवामुक्त हुए सेना के एक अनुभवी व्यक्ति के चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की, जो अपनी असली पहचान की रक्षा के लिए हत्या की होड़ में चला जाता है। 3-1, 3-2, 3-3 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। इसके अलावा 2014 में वो जादुई यथार्थवाद कॉमेडी ड्रामा फिल्म द कॉबलर और डार्क एक्शन फिल्म ए वॉक अमंग द टॉम्बस्टोन्स में दिखाई दिए। उन्होंने 2014 की कॉमेडी फिल्म अ नाइट एट द म्यूजियम, सीक्रेट ऑफ द टूम में सर लैंसलॉट की भूमिका निभाई। 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 2017 में बिल कॉन्डन द्वारा निर्देशित डिज्नी के लाइव एक्शन रूपांतरण ब्यूटी एंड द बीस्ट में स्टीवंस ने बैले के रूप में एम्मा वॉटसन के साथ बीस्ट की मुख्य भूमिका निभाई। 41 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा के साथ मार्च 2017 में रिलीज किया गया था और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस राजस्व में $1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लाइव एक्शन म्यूजिकल फिल्म बन गई। 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और 17वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 4-2, 4-3, 4-4 उसी वर्ष वो चैडविक बोसमैन, जोश गार्ड और केट हडसन के साथ मार्शल में दिखाई दिए। 45 और भरत नल्लूरी द्वारा निर्देशित द मैन हु इन्वेंटेड क्रिसमस और क्रिस्टोफर प्लमर के साथ सह कलाकार थे। जॉनथन प्राइस 46 स्टीवंस 2019 वंडरकॉन में लीजन का प्रचार कर रहे हैं। 2018 में स्टीवंस ने गैरेथ ह्यू इवांस द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स थ्रिलर फिल्म एपोस्टल में अभिनय किया। 4-7-4-8-2019 में स्टीवंस ने सितंबर 2019 में रिलीज नाटक लुसी इन द स्काई में सह अभिनय किया। इसमें नताली पोर्टमैन और जॉन हैम सह कलाकार हैं और लीजन निर्माता नोआ हॉले द्वारा निर्देशित है। 2020 में स्टीवंस ने 21 फरवरी 2020 को रिलीज हुई द कॉल ऑफ द वाइल्ड में हैरिस फोर्ड के साथ सह अभिनय किया। ये फिल्म जैक लंदन के अमेरिकी क्लासिक उपन्यास पर आधारित है। वो मार्टिन मैकडोनाग की डार्क कॉमेडी हैंगमैन में अभिनय करने के लिए ब्रॉडवे भी लौट आए। अटलांटिक थिएटर कंपनी के प्रोडक्शन में मार्क एडी और इवन ब्रेमनर ने सह अभिनय किया। स्टीवंस ने मूनी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोडक्शन को मैनहट्टन के गोल्डन थिएटर में 20 सप्ताह की सीमित अवधि के लिए आयोजित किया जाना था। 49 पूर्वावलोकन 29 फरवरी 2021 में स्टीवंस ने जर्मन भाषा के विज्ञान फाई रोमेंस आई एम योर मैन में एक रोबोट की भूमिका निभाई। 5-2, 5-3, 5-4 अन्य कार्य स्टीवंस ने 30 से अधिक ऑडियो पुस्तकों का वर्णन किया है, जिनमें कैसीनो रॉयल, वुल्फ हॉल और वॉर हॉर्स शामिल हैं। 2014 में उन्हें क्लासिक श्रेणी और फ्रैंकस्टीन के लिए सोलो नैरेशन पुरुष श्रेणी में 2 ऑडी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 55 अभिनय के अलावा स्टीवंस लेखन और साहित्य में रुचि रखते हैं और द जंकेट के संपादक हैं, जो एक ऑनलाइन त्रैमासिक है जिसकी उन्होंने 2011 में कुछ दोस्तों के साथ सह स्थापना की थी। 56 वो 2012 मैन बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल के सदस्य थे। 2357 और संडे टेलीग्राफ के नियमित स्तंभकार थे। 58 एक क्रिकेट प्रेमी, उन्होंने 2012 में अथर्स शी टीम के लिए खेला, जो कई प्रमुख ब्रिटिश लेखकों से बनी है। 59 उन्होंने टीम की पुस्तक द अथर्स शी, ए सीजन ऑफ इंग्लिश क्रिकेट फ्रॉम हैकनी टू में एक अध्याय का भी योगदान दिया। हैम्बल्डन 60, जिसे 2014 क्रिकेट सोसाइटी और एमसीसी बुक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। 61 व्यक्तिगत जीवन 2009 में स्टीवंस ने दक्षिण अफ्रीकी जैज गायिका और गायन शिक्षक सूसी हेरेट से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5। वह अंग्रेजी,
फ्रेंच और जर्मन भाषा में पारंगत हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में बात करी। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।